हम शुरू करेंगे कार्बन एक परिचय से, जिसमें हम इसके बेसिक्स जानेंगे। फिर हम कार्बन का बॉन्डिंग डिलेमा समझेंगे, मतलब इसको बॉन्ड बनाने में क्या परेशानी आती है। उसके बाद उस परेशानी का सोल्यूशन यानी कोवेलेंट बॉन्ड डिस्कस करेंगे। फिर हम कार्बन की वर्सेटैलिटी पर बात करेंगे और आखिर में ऑलोट्रोप्स यानी कार्बन के अलग अलग रूप को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, कार्बन एक परिचय। यहाँ हम इस फंडामेंटल एलिमेंट के बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले ये जो नाम है कार्बन, ये आया कहाँ से? ये नाम एक लैटिन वर्ड कार्बो से लिया गया है और कार्बो का मतलब होता है कोल यानी कोयला। तो इसके नाम में ही इसका एक बहुत कॉमन फॉर्म छुपा हुआ है। अब अगर हम बात करें कि ये हमारी धरती पर कितना मिलता है, तो अर्थ्स क्रस्ट में बाय मास इसकी अबंडेंस 15th नंबर पर आती है। मतलब ये 15th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है हमारी अर्थ्स क्रस्ट में। और हमारे एटमॉस्फेयर में यानी हवा में कार्बन किस फॉर्म में मिलता है? मेनली ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के फॉर्म में पाया जाता है। इसके अलावा बहुत ही कम मात्रा में, जिसे हम ट्रेसेस कहते हैं, कार्बन मोनोक्साइड यानी CO भी मौजूद होता है। और एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत कम है, लगभग 0.03%। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, कार्बन सिर्फ जमीन या हवा में नहीं, हमारे अंदर भी है। इनफैक्ट एक ह्यूमन बॉडी का लगभग 18% हिस्सा कार्बन से बना होता है। शायद इसीलिए ही हमें कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म्स भी कहा जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कार्बन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इसका बॉन्डिंग डिलेमा। यहां हम ये जानेंगे कि आखिर कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लूज करने के बजाय उन्हें शेयर करना क्यों प्रेफर करता है। तो डिलेमा का पहला सवाल है, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके C4- आयन क्यों नहीं बना सकता? इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना। देखिए, कार्बन एटम का साइज बहुत छोटा होता है। इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स होते हैं और इन 6 प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये 6 प्रोटॉन्स अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स को तो आसानी से होल्ड कर लेते हैं, लेकिन सोचिए अगर बाहर से 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो टोटल हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ 6 प्रोटॉन्स के लिए होल्ड करना यानी संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, और साथ ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच का आपसी रिपल्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे एटम अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो गेन करना तो मुश्किल है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? Why can't carbon lose 4 electrons to form a C4+ cation? यानी कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स दे क्यों नहीं देता? इसका रीजन है एनर्जी। एक कार्बन एटम से उसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और अगर हमने इतनी एनर्जी दे भी दी तो जो C4+ कैटायन बनेगा, जिसके न्यूक्लियस में तो 6 प्रोटॉन्स हैं लेकिन बाहर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, वो एक्सट्रीमली अनस्टेबल होगा। तो अब सवाल यह है कि अगर कार्बन ना इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है और ना ही लूज कर सकता है, तो वो स्टेबल कैसे होगा? तो इस डिलेमा का सोल्यूशन क्या है? यहाँ एक इंपॉर्टेंट लॉजिक छुपा हुआ है। कार्बन एक तीसरा रास्ता निकालता है और वो है शेयरिंग का, और इसी सोल्यूशन को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब है ना लेना ना देना, बल्कि आपस में इलेक्ट्रॉन्स की पार्टनरशिप करना। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। ये एक तरह की साझेदारी है। जैसे 2 लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, वैसे ही यहाँ 2 एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करके एक स्टेबल बॉन्ड बनाते हैं। और ये सिर्फ कार्बन ही नहीं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट्स भी कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। अब जिन कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं उन्हें हम कोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं, और उनकी कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं। चलिए उन्हें देखते हैं। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स आमतौर पर लो होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो काफी वीक होते हैं। इसी वजह से ये सॉलिड, लिक्विड या गैस तीनों स्टेट्स में मिल सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये आमतौर पर इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए चार्ज्ड पार्टिकल्स यानी आयंस चाहिए होते हैं, और कोवेलेंट कंपाउंड्स में आयंस बनते ही नहीं हैं। चलिए कोवेलेंट और आयोनिक कंपाउंड्स के बीच के फर्क को इस टेबल से और आसानी से समझते हैं। हम एक एक फीचर को कंपेयर करेंगे। पहला है फॉर्मेशन। कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जबकि आयोनिक कंपाउंड्स बनते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। दूसरा है पार्टिकल्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स में न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जबकि आयोनिक कंपाउंड्स में चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिव कैटायंस और नेगेटिव एनायंस। तीसरी बात है इनका स्टेट। कोवेलेंट कंपाउंड्स आमतौर पर गैसेस, लिक्विड्स या सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं, लेकिन आयोनिक कंपाउंड्स हमेशा हार्ड और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। फिर आता है मेल्टिंग पॉइंट।
कोवेलेंट का लो होता है जबकि आयोनिक का बहुत हाई। अगला पॉइंट है कंडक्टिविटी। कोवेलेंट कंपाउंड्स कंडक्ट नहीं करते, लेकिन आयोनिक कंपाउंड्स अपनी मोल्टन स्टेट में या पानी में घुलने पर यानी एक्वस स्टेट में कंडक्ट करते हैं। और आखिरी डिफरेंस है सॉल्युबिलिटी। कोवेलेंट कंपाउंड्स आमतौर पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुल जाते हैं और आयोनिक कंपाउंड्स आमतौर पर पानी में घुल जाते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट नेचुरली कनेक्ट होता है। जब हमने कार्बन की बॉन्डिंग समझ ली तो अब सवाल आता है कि आखिर कार्बन इतना वर्सेटाइल क्यों है? ऐसी क्या खास प्रॉपर्टीज हैं इसमें कि पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी पर बेस्ड है? इसकी सबसे पहली और सबसे खास प्रॉपर्टी है कैटेनेशन। अब ये कैटेनेशन क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स, यानी कार्बन के एटम्स की आपस में जुड़ने की बेहतरीन क्षमता। इस प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन के एटम्स आपस में जुड़कर लंबी लंबी चेन्स, ब्रांच स्ट्रक्चर्स या फिर क्लोज्ड रिंग्स बना सकते हैं। ये इसकी एक यूनिक एबिलिटी है। कार्बन की दूसरी खास प्रॉपर्टी है टेट्रावेलेंसी। टेट्रा का मतलब होता है 4, तो टेट्रावेलेंसी का मतलब है द एबिलिटी ऑफ अ कार्बन एटम टू फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स विद अदर एटम्स। क्योंकि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए वो 4 बॉन्ड बना सकता है। और यहाँ इसका छोटा साइज इसके लिए एक फायदा है। छोटे साइज की वजह से इसका न्यूक्लियस शेड इलेक्ट्रॉन्स को बहुत मजबूती से पकड़ कर रखता है, जिससे कार्बन के कंपाउंड्स बहुत ही स्टेबल होते हैं। और कार्बन की वर्सेटैलिटी का तीसरा कारण है आइसोमरिज्म। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। इसकी डेफिनेशन है द प्रॉपर्टी वेयर कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि एटम्स तो सेम हैं, उनकी गिनती भी सेम है, लेकिन उनको जोड़ने का तरीका अलग-अलग है। और जब अरेंजमेंट बदल जाता है तो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज भी बदल जाती हैं। इन अलग-अलग स्ट्रक्चर्स को हम आइसोमर्स कहते हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, एलोट्रोप्स, कार्बन के रूप। यहाँ हम ये देखेंगे कि कैसे एक ही एलिमेंट यानी कार्बन एक से ज़्यादा बिल्कुल अलग-अलग फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। तो सबसे पहले एलोट्रोप्स होते क्या हैं? द डेफिनेशन इज एलोट्रोप्स आर डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट। इसका मतलब ये है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम रहती हैं, क्योंकि एलिमेंट तो कार्बन ही है, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे इनकी हार्डनेस, इनका दिखना या इनकी कंडक्टिविटी, ये सब बिल्कुल अलग-अलग होती है। कार्बन की जो 3 मेन एलोट्रोप्स हैं जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे, वो हैं डायमंड, ग्राफाइट और फुलरीन। चलिए अब इस टेबल की मदद से इन तीनों एलोट्रोप्स को आपस में कंपेयर करते हैं। पहला पॉइंट है स्ट्रक्चर। डायमंड में कार्बन एटम्स एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाते हैं। ग्राफाइट में हेक्सागोनल रिंग्स की लेयर्स होती हैं। और फुलरीन में कार्बन एटम्स एक फुटबॉल जैसी हॉलोस्फीयर शेप में अरेंज होते हैं। दूसरा पॉइंट है हार्डनेस। डायमंड बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, जबकि ग्राफाइट सॉफ्ट और स्लिपरी होता है। तीसरा पॉइंट है कंडक्टिविटी। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है, लेकिन ग्राफाइट हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का गुड कंडक्टर है। और आखिर में आते हैं इनके यूजेस। डायमंड की हार्डनेस की वजह से ये ज्वेलरी और कटिंग टूल्स में यूज होता है। ग्राफाइट की सॉफ्टनेस की वजह से ये ड्राई लुब्रिकेंट और पेंसिल की लीड बनाने में यूज होता है। और फुलरीन का यूज अभी रिसर्च और नैनो टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस फील्ड्स में हो रहा है। ये है हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हीरो हाइड्रोकार्बन से मिलेंगे। फिर हम उनकी अलग अलग फैमिलीज को जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा फंक्शनल ग्रुप पूरी कहानी बदल देता है। इन नए मॉलिक्यूल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम होमोलॉगस सीरीज को समझेंगे। और फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कैसे सेम पार्ट से अलग अलग डिजाइन बन सकते हैं, यानी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और आखिर में हम देखेंगे कि ये सब आपस में जुड़ते कैसे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स को विजुअलाइज करके। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे अहम, सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा संसार इसी एक आइडिया से शुरू होता है, हाइड्रोकार्बन्स। देखिए, इसका नाम ही इसकी पूरी डेफिनेशन बता देता है। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन तो कार्बन है ही। तो हाइड्रोकार्बन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स होते हैं। बस इससे सिंपल कुछ नहीं। अब इन हाइड्रोकार्बन्स को हम 2 मेन टीम्स में डिवाइड करते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनके कार्बन एटम्स के बीच सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, मतलब हर कार्बन ने मैक्सिमम पॉसिबल एटम्स को पकड़ा हुआ है। लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन एटम्स के बीच कम से कम एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड जरूर होता है। ये जो सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड का फर्क है ना, यही डिसाइड करता है कि मॉलिक्यूल कितना रिएक्टिव होगा। अब जब हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का बेसिक आइडिया ले लिया है,
तो चलिए इनकी 3 मेन फैमिलीज से मिलते हैं। यहाँ से एक पैटर्न शुरू होगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली और सबसे सिंपल फैमिली है एल्केन्स। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इसका मतलब इनके सभी कार्बन एटम्स के बीच सिर्फ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स ही मिलेंगे। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रक्चर। इन एल्केन्स का एक जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये एक रेसिपी की तरह है। आप मुझे बस n यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताइए और ये फॉर्मूला आपको उस मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे वो परफेक्टली कैलकुलेट करके दे देगा। क्योंकि एल्केन्स में सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होते हैं, इसलिए ये काफ़ी शांत या लेस रिएक्टिव होते हैं। इन्हें रिएक्ट करने के लिए कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल होता है। काफ़ी एनर्जी लगती है इनके बॉन्ड्स तोड़ने में। अब आती है दूसरी फैमिली, एल्कीन्स। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। इनकी खास पहचान है इनके कार्बन एटम्स के बीच मौजूद कम से कम एक डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड ही इनकी सारी प्रॉपर्टीज का सेंटर पॉइंट है। एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n। अगर आप ध्यान दें तो एल्केन्स के कंपैरिजन में यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम्स कम हैं। वो 2 हाइड्रोजन इसीलिए कम हुए क्योंकि उनकी जगह कार्बन्स ने आपस में एक और बॉन्ड बना लिया। वो जो एक्स्ट्रा बॉन्ड बना है यानी डबल बॉन्ड, वो सिंगल बॉन्ड के मुकाबले थोड़ा कमज़ोर होता है। वो एक हाई एनर्जी स्पॉट है, जैसे एक आसानी से टूटने वाली कड़ी। इसीलिए एल्कीन्स हमारे शांत एल्केन्स से काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और हमारी तीसरी और आखिरी फैमिली है अल्काइन्स। ये भी अनसैचुरेटेड हैं। इनकी पहचान है कार्बन एटम्स के बीच कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड का होना, सिंगल से डबल और अब डबल से ट्रिपल। एल्काइन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। यहाँ एल्कीन से भी 2 हाइड्रोजन एटम्स और कम हो गए। तो देखिए एक पैटर्न बन गया, CnH2n+2, फिर CnH2n और अब CnH2n-2। हर बार नया बॉन्ड बना और 2 हाइड्रोजन कम हो गए। बिल्कुल लॉजिकल प्रोग्रेशन। अब रिएक्टिविटी की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 कमजोर पाई बॉन्ड्स होते हैं। ये इसे एल्कीन से भी ज्यादा रिएक्टिव बना देता है। ये केमिकल रिएक्शंस के लिए एक हॉटस्पॉट है। तो हमने देखा एल्केन सबसे कम रिएक्टिव, फिर एल्कीन्स और एल्काइन्स सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैं। इससे टेबल से सारी कहानी एक साथ क्लियर हो जाएगी। आइए n=2 वाली रो को देखते हैं। जब 2 कार्बन होते हैं तो आइकेन फैमिली में बनता है ईथेन C2H6। एल्कीन फैमिली में 2 हाइड्रोजन कम होकर बनता है ईथीन C2H4 और अल्काइन फैमिली में 2 हाइड्रोजन और कम होकर बनता है इथाइन C2H2। अब देख सकते हैं कि वो जनरल फॉर्मूला हर बार परफेक्ट काम कर रहा है। अब तक हमारी दुनिया में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन थे, लेकिन अब पिक्चर में एक नया कैरेक्टर आएगा। क्या हो अगर इस हाइड्रोकार्बन चेन में कोई बाहर का एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स आकर जुड़ जाए? यहीं से कॉन्सेप्ट आता है फंक्शनल ग्रुप्स का, जो एक मॉलिक्यूल की पूरी पर्सनालिटी डिसाइड करते हैं। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना। एक फंक्शनल ग्रुप आखिर है क्या? ये एक खास एटम या एटम्स का ग्रुप है जो हाइड्रोकार्बन चेन से एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह ले लेता है। ऐसा करते वक्त ये कार्बन के बॉन्डिंग रूल्स को डिस्टर्ब नहीं करता, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये नया मेहमान आते ही उस पूरे कंपाउंड का बॉस बन जाता है और उसकी सारी प्रॉपर्टीज, जैसे वो कैसा बिहेव करेगा, सब कुछ कंट्रोल करता है। यहाँ कुछ कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स की लिस्ट है, जैसे हेलो ग्रुप, जिसमें क्लोरीन -Cl या ब्रोमीन -Br जुड़ जाता है। या फिर अल्कोहल ग्रुप को देखिए, जिसका पहचान है -OH। ऐसे ही एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड है। इनमें से कोई भी ग्रुप जब एक हाइड्रोकार्बन चेन से जुड़ता है तो वो उस कंपाउंड को एक नई यूनिक आइडेंटिटी दे देता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ देखिए, अल्कोहल फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं, मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। नोटिस करिए इन सब में कार्बन चेन की लेंथ बढ़ती जा रही है, लेकिन इन सब के आखिर में वही OH फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। क्योंकि इन सब का एक्टिव हिस्सा यानी रिएक्ट करने वाला हिस्सा वही OH है, इसीलिए इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत सिमिलर होती हैं। कार्बन चेन तो बस एक बैकबोन की तरह है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेचुरली कनेक्ट होता है। जब ओक ही फंक्शनल ग्रुप वाले इतने सारे कंपाउंड्स बन जाते हैं तो उन्हें एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना जरूरी है। इस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को ही हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक ऐसी फैमिली है जिसकी सभी मेंबर्स के पास 3 चीजें सेम होती हैं। उनका जनरल फॉर्मूला सेम होता है, उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है और इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती हैं।
फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, सीरीज में हर अगले मेंबर के पास पिछले वाले से एक CH2 यूनिट ज्यादा होता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लॉजिक छुपा हुआ है। होमोलॉगस सीरीज के सभी मेंबर्स का फंक्शनल ग्रुप सेम है, इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट सेम रहती हैं, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे बॉइलिंग पॉइंट धीरे धीरे बदलती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सीरीज में नीचे जाते हुए हर बार एक CH2 यूनिट ऐड हो रहा है, जिससे मॉलिक्यूल का साइज और मास बढ़ जाता है। बड़े मॉलिक्यूल को बॉयल करने में ज्यादा एनर्जी लगती है। चलिए अब एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर आते हैं, आइसोमेरिज्म। ये इस आइडिया पर बेस्ड है कि कभी-कभी सेम नंबर ऑफ पार्ट्स से आप अलग-अलग चीजें बना सकते हैं। ये केमिस्ट्री में कैसे होता है, आइए देखते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब है ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम हो, लेकिन उनके अंदर एटम्स का अरेंजमेंट या स्ट्रक्चर अलग-अलग हो। मान लीजिए मैं आपको 10 लेगो ब्रिक्स देती हूँ। उन 10 ब्रिक्स से आप एक लंबी पतली बिल्डिंग भी बना सकते हैं और एक छोटी चौड़ी बिल्डिंग भी। ब्रिक्स उतने ही लगे पर डिजाइन अलग हो गया। मॉलिक्यूल्स के लेवल पर बिल्कुल यही हो रहा है। एग्जाम्पल देखिए, C4H10। इस फॉर्मूला से आप 2 अलग-अलग मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। पहला, आप चारों कार्बन एटम्स को एक सीधी लाइन में लगा दें तो बनेगा ब्यूटेन, या फिर आप 3 कार्बन को लाइन में रखें और चौथे कार्बन को बीच वाले कार्बन से एक ब्रांच की तरह निकाल दें तो बन जाएगा आइसोब्यूटेन। फॉर्मूला दोनों का C4H10 है, पर स्ट्रक्चर अलग और इसलिए प्रॉपर्टीज भी अलग। ऐसे ही C5H12 के तो 3 अलग-अलग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। ये एक और कमाल का एग्जाम्पल है। यहाँ प्रोपोनॉल और प्रोपोनोन दोनों का मोलेक्युलर फॉर्मूला C3H6O है, लेकिन एटम्स के अरेंजमेंट में थोड़ा सा फर्क आने से एक कंपाउंड एल्डिहाइड बन गया और दूसरा कीटोन, मतलब उनका फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया। इसीलिए आइसोमेरिज्म इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर हैं। हमने इतने सारे स्ट्रक्चर्स की बात की, पर ये एटम्स आपस में चिपके कैसे रहते हैं? इसका जवाब है कोवैलेंट बॉन्ड्स, जहां इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, और इस शेयरिंग को हम विजुअलाइज भी कर सकते हैं। इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। ये ऐसे सिंपल डायग्राम्स हैं जो हमें दिखाते हैं कि बॉन्ड बनाते समय एटम्स अपने आउटरमोस्ट यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आपस में कैसे शेयर करते हैं। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है शेयरिंग। ये स्लाइड पूरे कॉन्सेप्ट को ब्यूटिफुली समराइज करती है। देखिए, हाइड्रोजन में दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और बन जाता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये वही बॉन्ड है जो हमने एल्केन्स में देखा। ऑक्सीजन में 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं और बनता है डबल बॉन्ड, जैसा हमने एल्कीन्स में पढ़ा। नाइट्रोजन में 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं और बन जाता है ट्रिपल बॉन्ड, जैसा एल्काइन्स में होता है। फिर मीथेन और ईथेन में आप कार्बन और हाइड्रोजन के बीच इस इलेक्ट्रॉन शेयरिंग को साफ साफ देख सकते हैं। तो आज हमने देखा कि एटम्स का अरेंजमेंट ही सब कुछ है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कार्बन कंपाउंड्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज को आराम से एक एक करके समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा आज का रोड मैप है। सबसे पहले हम कंबस्शन रिएक्शन को समझेंगे, फिर हम देखेंगे एडिशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। उसके बाद हम एथेनॉल और एथेनोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे। फिर 2 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, एस्टेरिफिकेशन और सपोनिफिकेशन, और आखिर में हम सोप्स और डिटर्जेंट्स के पीछे की साइंस को समझेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जो है कंबशन रिएक्शन। देखते हैं ये क्या होता है। तो आखिर ये कंबशन रिएक्शन होता क्या है? देखिए, ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक कार्बन कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और इस रिएक्शन के बाद हमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, वाटर यानी H2O और इनके साथ साथ हीट और लाइट मिलती है। अब देखिए, कंबस्टन 2 तरह का हो सकता है। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना। एक होता है कंप्लीट कंबशन। ये तब होता है जब हवा या ऑक्सीजन अनलिमिटेड सप्लाई में हो। इसमें एक साफ क्लीन ब्लू फ्लेम निकलती है, जैसे आप अपने घर के LPG स्टोव में देखते हैं, बिल्कुल वैसी। और दूसरा है इनकम्प्लीट कंबशन। ये तब होता है जब ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड हो। इसमें प्रोडक्ट्स अलग बनते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO और सूट यानी कालिक। और इसकी जो फ्लेम होती है वो येलो कलर की होती है और उसमें से धुआं भी निकलता है। और इसी कॉन्सेप्ट से हम हाइड्रोकार्बन्स के फ्लेम को भी जोड़ सकते हैं। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, वो आमतौर पर एक क्लीन ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं, लेकिन जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो एक येलो कालिक भरी यानी सूटी फ्लेम के साथ जलते हैं। चलिए अब हम अपने अगले सेक्शन पर चलते हैं, एडिशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो पहले हम समझेंगे एडिशन रिएक्शन को। देखिए,
इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा है, एडिशन। इस रिएक्शन में हम एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं और ये प्रोसेस होता है एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जैसे कि निकल या पैलेडियम, ताकि वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल जाए। अब इस रिएक्शन का इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका सबसे कॉमन यूज है वेजिटेबल ऑयल्स की हाइड्रोजनेशन में। देखिए, जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उनमें अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स होती हैं, जबकि जो एनिमल फैट्स होते हैं उनमें सैचुरेटेड कार्बन चेन्स होती हैं। और ये बात याद रखने वाली है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल माना जाता है। इसलिए बेहतर यही है कि हम कुकिंग के लिए ऐसे ऑयल्स चुनें जिनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हों। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। अल्कोहल्स को हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय एडिंग ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन ऐड करने का काम करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जैसे कि अल्कलाइन KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट। इनका काम ही होता है ऑक्सीजन सप्लाई करना। चलिए, अब हम एक बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड इथेनॉल, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद सोडियम। जब एथेनॉल सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो दो चीजें बनती हैं। एक बनता है सोडियम इथॉक्साइड, जिसका फॉर्मूला है 2CH3CH2ONA, और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस यानी H2, जिसके बबल्स आपको रिएक्शन में दिखते हैं। इथेनॉल की दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब पानी का निकलना। इस रिएक्शन में जब हम एथेनॉल को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 443 केल्विन पर हीट करते हैं तो उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और प्रोडक्ट में हमें मिलता है इथीन। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। इथेनॉल के बाद अब हम इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज समझेंगे। इसे आम भाषा में एसिटिक एसिड भी कहते हैं, और क्योंकि ये एक एसिड है, इसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी ये है कि ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। तो जब एथेनोइक एसिड एक बेस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट बनता है जिसे हम सोडियम एसिटेट कहते हैं, और साथ में बनता है पानी। ये एक क्लासिक एसिड बेस रिएक्शन है। बिल्कुल वैसे ही जब इथेनोइक एसिड कार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तब भी हमें सॉल्ट मिलता है, यानी सोडियम एसिटेट। लेकिन इस बार पानी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है, और ये गैस तेजी से निकलती है जिसे हम ब्रिस्क एफर्वेसेंस कहते हैं। एथेनोइक एसिड के भी कई यूजेस हैं। इससे रेयॉन यानी सेल्यूलोज एसिटेट बनाया जाता है। इसके अलावा एसीटोन, डाइज और परफ्यूम्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। और इसका जो 5 से 8% सोल्यूशन होता है पानी में, उसे हम सिरका यानी विनेगर कहते हैं। और विनेगर को तो आप जानते ही हैं, अचार में प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ किया जाता है। अब जो हम अगले दो रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लॉजिक है, तो इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो पहली रिएक्शन है एस्ट्रिफिकेशन। इस रिएक्शन में एक कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे कि इथेनोइक एसिड और एक अल्कोहल जैसे कि इथेनॉल आपस में रिएक्ट करते हैं एक एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, और इससे एक नया स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बनता है जिसे हम एस्टर कहते हैं। साथ में वाटर भी बनता है। इन एस्टर्स की जो स्मेल होती है वो बहुत मीठी होती है, इसलिए इन्हें परफ्यूम्स में यूज किया जाता है। अब आती है सपोनिफिकेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन एस्टरिफिकेशन का एक तरह से उल्टा प्रोसेस है। इसमें जब हम एक एस्टर को एक बेस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो वापस उसी अल्कोहल और उस कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट में टूट जाता है, और यही रिएक्शन साबुन यानी सोप बनाने के काम आती है। और यहीं से हम अपने आखिरी टॉपिक पर आते हैं, सोप्स और डिटर्जेंट्स की साइंस। ये काम कैसे करते हैं? देखिए, एक सोप मॉलिक्यूल के दो हिस्से होते हैं। एक होती है उसकी हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफोबिक का मतलब है पानी से दूर रहने वाला, तो ये टेल ऑयल या ग्रीस से जुड़ जाती है। और दूसरा हिस्सा होता है हाइड्रोफिलिक हेड। हाइड्रोफिलिक मतलब पानी को पसंद करने वाला, तो ये हेड पानी में डिसॉल्व हो जाता है। तो जब साबुन पानी में जाता है तो ये मॉलिक्यूल्स मिलकर एक गोल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं माइसेल, और ये माइसेल गंदगी को अपने अंदर ट्रैप करके कपड़े से निकाल देता है। तो आखिर में हम देखते हैं कि सोप्स और डिटर्जेंट्स में क्या फ़र्क है। सबसे पहला फ़र्क है इनका एक्शन हार्ड वाटर में। सोप्स हार्ड वाटर में ठीक से काम नहीं करते और स्कम बनाते हैं, जबकि डिटर्जेंट्स हार्ड वाटर में भी इफेक्टिव होते हैं और स्कम नहीं बनाते। दूसरा पॉइंट है बायोडिग्रेडेबिलिटी।
सोप्स बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब एनवायरनमेंट के लिए ठीक है, लेकिन कुछ डिटर्जेंट्स नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और तीसरा फर्क है इनके क्लेंजिंग एक्शन में। सोप्स का क्लेंजिंग एक्शन थोड़ा वीकर होता है, जबकि डिटर्जेंट्स का क्लेंजिंग एक्शन ज्यादा स्ट्रांग होता है।